नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी तैयारी में स्टार्ट हो चुकी है और प्रीलिम्स का पेपर हुए भी अब धीरे धीरे आपका 2 वीक होने का समय हो चुका है। लगभग 2 वीक का समय आपका पूरा होने जा रहा है, यानी 15 दिन। 15 दिन के बीच में जो बातें हैं वो क्लियर है कि आपकी आत्मा जान भी रही होगी कि आपका प्रीलिम्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो, दो चीजों पे बात करना बहुत जरूरी है। एक तो अगर आपका श्योर है कि प्रीलिम्स हो रहा है तो बिना बहुत परेशानी किए मेंस पे लग जाओ, ठीक है। उसमें बहुत देर करने का काम नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अथाह समय मिलता है, और ऐसा भी नहीं है कि ये भी तय हो कि भाई इस बार भी मेंस का मौका मिला तो अगली बार भी मिलेगा या हर बार मिलेगा। हमारा सिंपल सा मतलब है कि हमको मौका मिला है तो हमको एड़ी चोटी का जोड़ लगा के अपना परिणाम कन्वर्ट करा लेना है इंटरव्यू कॉल में, और इतनी अच्छी तरीके से मेंस लिखना है। इंटरव्यू कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। तो सिंपल सी बात है, वो बहुत बड़ी बाधा नहीं है, वो बहुत बड़ा आपके लिए बैरियर नहीं है। आप जितनी अच्छी परफॉर्मेंस करोगे मेंस में, उतनी ही ज्यादा चांसेस है आपके रिजल्ट ले लेने के। अब एक चीज समझे मेरे भाई, अगर आप 100% तय हो कि आपका प्रीलिम्स निकल रहा है तो लग जाओ मेंस पे। मेंस पे लग जाओ और इतना दिमाग लगा के लग जाना है भाई, ये दिमाग में रख के लग जाना है कि भाई अब यहां से आगे कहीं समय व्यतीत नहीं करेंगे। क्योंकि देखो, अक्टूबर के साथ दिक्कत क्या है, यहाँ पे 3 बड़े त्योहार पड़ जाते हैं, दशहरा, दिवाली और एक छठ। ये 3 बड़े त्योहार पड़ जाते हैं, और इन 3 बड़े त्योहारों में एवरेज 4 डे तो निकल जाता है, 4 दिन तो कम से कम निकल जाता है, यानी 12 दिन तो आपका यहीं चला गया, ठीक है। हम लोग लगभग आधा दिन यहाँ पे खत्म हो जाता है। हम इसी में से कुछ दिनों को बचाना शुरू करेंगे, ठीक है। देखना, जैसे भाई अब ये तो प्रीलिम्स के पहले ही समाप्त हो गया था तो इसका दिक्कत ही खत्म हो गया, ये भी अब समाप्ति हो गया। अब तीसरा एक बड़ा त्योहार आपके यहाँ है, वो है छठ। तो कहने मतलब है कि मतलब शामिल रहना है। अब यहीं से अपनी तैयारी के लिए समय भी निकालना है, स्टार्ट कर देना है और जम के स्टार्ट करना है, ठीक है, जम के। अब देखो, आप लोगों को पता है जैसे हम लोग प्रयास क्या है बेसिकली, मैं आपको समझा दूं कि हम लोग एक डेली आंसर राइटिंग बैच स्टार्ट करते हैं, जिसका बेसिकली उद्देश्य ये रहता है कि वो लोग, जैसे देखो 20 क्वेश्चन का एक पेपर आपके हाथ में आ जाए और आपने कभी भी आंसर राइटिंग नहीं की है, तो चांसेस है कि आप 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन भी ना लगाओ और आप पेपर उसी तरीके से जमा कर दो। उसमें क्या होता है, उसमें ज्यादातर जो घाटा होता है वो अभ्यर्थी का होता है कि उन्होंने एक पेपर का एक साथ एक ही दिन में 700 से 800 रुपए का पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि भाई एक फुल लेंथ पेपर आपकी 800 रुपए 700 रुपए के करीब पड़ जाती है, और आपने लिखा नहीं 500 को पूरा क्वेश्चन। तो आप जब 20 में से 5 क्वेश्चन लिखते हो तो होता क्या है कि केवल और केवल एक आर्थिक नुकसान हम लोग के लिए हो जाता है, बहुत ही ज्यादा उचित लाभ नहीं मिल पाता आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे, वो है डेली आंसर राइटिंग बैच। डेली आंसर राइटिंग बैच ये आपका पूरी साल चलने वाला एक बैच है दादा। हम इसको हर महीने रिन्यू करते चलते हैं। अब एक चीज ध्यान देना है, इस बैच का जो आपका ये बैच है अक्टूबर मंथ में जो स्टार्ट हुआ है, हम इसमें क्या करते हैं कि आपको 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले एक लिस्ट देते हैं। 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो प्रीलिम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, उनकी एक लिस्ट देंगे जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है। मतलब यहां पे हम लोग वो आंसर राइटिंग नहीं कराते हैं जो 20 क्वेश्चन के सेट में क्या होता है कि भाई उसकी भी बनाने के पीछे का उद्देश्य ये होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको शामिल किया जाए। यहां का बस क्या होता है, उस 20 में आपको पता नहीं रहता है कि वो 50 टॉपिक्स या वो 20 टॉपिक्स कौन से हैं जो इस वीक हमारे पेपर में आने वाले हैं। बट यहां पे आपको 1 महीने पहले पता रहता है कि वो 50 टॉपिक कौन से जहां से हमको क्वेश्चन आने वाला है। अब हमारा काम क्या होना चाहिए, देखिए, ठीक है, हमारा काम क्या होना चाहिए कि इन टॉपिक्स की जाके हम एक नोट्स बना लें, अच्छी तैयारी कर लें, ताकि क्या हो कि जब मेंस की बारी है, ठीक है, मेंस की बारी है तो हमारे पास एक सॉलिड नोट्स ऑलरेडी मौजूद है। आप इस चीज को केवल 3-4 महीने में केवल कंटिन्यू कर लो। जैसे मेंस के टेस्ट सीरीज में आप 5,000-6,000 रुपए लगा देते हो, आप उसी में इसमें 5 से 6 महीने आंसर राइटिंग कर सकते हो, ठीक है। 5 से 6 महीने आंसर राइटिंग का मतलब हो गया कि आपके पास लगभग 250 से 300 टॉपिक्स के नोट्स होंगे आपके हाथ में, और 250 से 300 क्वेश्चन आप लिख चुके होंगे जो कि एक्सपर्ट टीम आपको चेक करके दे चुकी होगी। प्लस इन 250 से 300 क्वेश्चंस की मॉडल आंसर भी आपके हाथ में चला गया होगा। जब आप बैच में रहते हो तो वीकेंड पे 10 डेज पे टीम आपसे गूगल मीट कर लेती है, आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो भी हम लोग सुन समझ लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मेंस को लेके आपकी एक अच्छी शुरुआत यहां से मिल जाती है, और जब आप एक समय बिता लेते हो फिर आपकी एक अच्छी आंसर राइटिंग हो चुकी होती है। इस पेपर में हमने जैसे पहले ही बोला कि हम आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको शामिल करते हैं, और उनकी लिस्ट हम लोग पहले ही आपको दे देते हैं। इसमें हम लोग जो
करेंट अफेयर्स है, ध्यान देना, जो करेंट अफेयर है, जिन जो इशूज करेंट में भी रहते हैं, हम उन टॉपिक्स को भी यहां शामिल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इस बार प्रीलिम्स दिया था, तो इन चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। मैं केवल इसका पैटर्न आपको बताता हूं कि देखो इसका पैटर्न ये है। आप यहाँ पे देखोगे कि डे 1 डे 2 डे 3 लिखा है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे विषय 1 विषय 2 यानी दोनों टॉपिक्स एक दिन, डे 1 पे पहले दिन आपके पास जो टॉपिक्स जाने वाले हैं उसके टॉपिक क्या रहने वाला है वो आपको पता चल चुका। इसी तरीके एक एक दिन के टॉपिक्स आपकी स्क्रीन पे देखोगे तो एक एक दिन के टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो आपके 25 दिन का आंसर राइटिंग है वहां तक का। तो एक तो क्लियर है कि भाई 25 दिन में हम आपको कितनी आंसर राइटिंग कराने हैं, 50 क्वेश्चंस कराने वाले। कितना? 50 क्वेश्चंस। मेंस की टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग देखो, मेंस की टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग इसकी फीस कितनी होती है? ये हो जाती लगभग आप मान के चलो तो 2000 रुपए इसकी फीस हो जाती, क्योंकि 2.5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होती तो लगभग 2000 रुपए करीब में इसका कॉस्ट हो जाता। लेकिन इसकी कॉस्ट दो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है, आपको सीधे हाफ हो जाता है, 1000 रुपीज इसकी बस कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, अब देखिए क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे पहले 6 टॉपिक्स को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इसी से आपके दिमाग में चला जाएगा और ये टॉपिक्स हम आपको शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां जाके इसको उठा सकते हैं। जो दोस्त को ये लगे कि नहीं सर मैं आंसर राइटिंग नहीं करना चाहता हूं बट मैं इन टॉपिक्स को ही अपनी नोट्स बना लेना चाहता हूं, तो हम लोग हर महीने के टॉपिक्स अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देते हैं। आप वहां से जाके उन टॉपिक्स से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना। देखो सबसे पहले डे 1 के दिन हमने हिस्ट्री के 2 टॉपिक्स आपको उठाए। एक टॉपिक हमने हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर से, वो भी पाल आर्किटेक्चर से उठाए, पाल वास्तुकला से उठाए। ठीक है, सेकेंड जो कि आप देखोगे मॉडर्न इंडिया का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेहद इंपॉर्टेंट। अब जाके देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से यूपी पीसीएस ने क्वेश्चंस आई थिंक लगभग 2 या 3 बार बना चुकी है। ठीक है, 2018 में भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं, जब पहली बार आपकी रिटन ऐड किया गया था, यानी हम लोग कहते हैं जब पहली बार पेपर का पैटर्न बताया गया था। अब जाके इस चीज को इजिली देख सकते हो। तो सिंपल से क्या कह रहा है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और इंग्लैंड में इसके असर क्या हुए, इसके इंपैक्ट क्या हुए, इसके ऊपर क्या है ये टॉपिक्स है। तो यहाँ पे क्लियर क्या है, एक तो केवल यहाँ पे वास्तुकला लिख के छोड़ नहीं दिया गया है, आपको क्लियर बता दिया गया है कि पाल वास्तुकला जाके अच्छे से पढ़ लीजिए। हम पाल वास्तुकला को क्या करेंगे, क्वेश्चंस आपको देंगे। आपके पास क्या होना चाहिए कि हम गए पाल वास्तुकला में, ठीक है, एक 100 से 115 वर्ड का एक शानदार नोट तैयार कर लिए विथ एग्जांपल्स अच्छी तरीके से। ठीक है, अब सेकंड क्या है, आपके पास चांस है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ना। ठीक है, और खास तौर पे जो इंग्लैंड में पहली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहां हुई थी, पहली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपकी इंग्लैंड में हुई थी। तो हमको जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, इंग्लैंड की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का चरित्र क्या था, ठीक है, इसके प्रभाव क्या हुए, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुए, इन सभी टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। यहां पे खैर क्लियर कर दिया गया है कि हम क्वेश्चंस कहां जाके पूछेंगे। ठीक है, यहां पे तो टॉपिक और ज्यादा क्लियर कर दिया गया है कि हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेके छोड़ा नहीं गया है, इसका इंग्लैंड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा हम ये भी पूछने वाले हैं। ठीक है, अब यहीं से इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, औद्योगिक क्रांति था, उसका भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा ये भी आप लोग तैयार कर चाहिए, क्योंकि भारत उस वक्त क्या था, हम लोग उस वक्त गुलाम थे, हम इनके क्या थे, उपनिवेश थे। ठीक है, हम इनके उपनिवेश थे, तो ऐसे में भारत के ऊपर भी इनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा था। ठीक है, जो चार्टर एक्ट देखते हो तो चार्टर एक्ट में जो संशोधन किए जा रहे हैं वो सारे के सारे संशोधन कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से रिलेटेड संशोधन हुआ करते थे। ठीक है, तो एक बात इन चीज को आप लोग अब देखो कितनी बड़ी में जाके आप टॉपिक खत्म करोगे। एक तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तैयार कर सकते हो, ठीक है, इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्या इंपैक्ट पड़ा इंग्लैंड पे, ठीक है, और शेष यूरोप पे भी आपको इंपैक्ट दिखेगा, क्योंकि नेपोलियन का जो महाद्वीपीय व्यवस्था था वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के प्रभाव को कम करना था। ठीक है ना, डे 2 पे जाइए तो डे 2 पे क्या है, भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ ऑफ मेकिंग इन इंडिया। ठीक है, तो देखेंगे कि प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडिया यानी भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है। एक तो ये टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है राज्य विधेयकों की स्वीकृति से संबंधित राज्यपाल की शक्तियां। ठीक है, गवर्नर के पावर्स क्या है। ठीक है, स्टेट बिल्स को लेके। अब देखो हमको पता है कि करेंट अफेयर में हमने क्या देखा था, ये देखो एकदम करेंट अफेयर से एकदम उठाए हैं टॉपिक, बहुत ही बर्निंग और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको पता है यहां से क्वेश्चंस बनने की संभावना क्यों है, क्योंकि हमको पता है कि अभी तमिलनाडु की सरकार ने, तमिलनाडु में ये देखा गया था कि स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस हो गया था कौन, क्या, गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नर हो गया था। क्यों, क्योंकि लंबे समय से लगभग हम कह सकते हैं कि 10 के ऊपर विधेयक, आई थिंक मुझे विधेयक का नंबर नहीं याद है,
लंबे समय से तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा क्या किया था कि अपनी विवेकाधीन शक्तियां इन द सेंस कि भाई कि आर्टिकल 200 का यूज वो कर रहे थे कि कितने समय तक वो विधेयक पे एज अ पॉकेट वीटो हम लोग कह सकते हैं कि वो विधेयक को मिसयूज कर रहे थे, लंबे समय तक अपने पास रख लेना, जो कि पॉकेट वीटो इनके पास नहीं है, ठीक है। और उसके बाद भी क्या हुआ कि भाई आर्टिकल 200 के यूज में क्या कि भाई कि वो राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति के लिए उसको रिजर्व कर सकते हैं, तो लंबे समय तक उन्होंने उसको रिजर्व कर लिया और राष्ट्रपति के पास भी नहीं भेजे। इससे क्या कि गणित के भाई स्टेट में चुनी हुई सरकार है, ठीक है, हमारे यहाँ क्या है संघीय व्यवस्था है, तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर का नेचर भी बाधित हो रहा था। तो सिंपल सी बात थी कि तमिलनाडु सरकार कहां जाती, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाती। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए एक बहुत प्यारी गाइडलाइन दी, जिसमें गवर्नर किस केस में कितने समय तक, ठीक है, किसी विधेयक की स्वीकृति रोक सकते हैं, इस बात की स्पष्ट चर्चा की, ठीक है। तो ये एकदम बर्निंग इश्यूज है, यहां से क्वेश्चंस बन के आने के 110%, ये प्रीलिम्स और मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ठीक है ना। आज ये डे 3 पे आपके पास क्या है, ग्रामीण विकास और इसकी चुनौतियां, ठीक है। और सेकंड टॉपिक जो रहेगा वो जीरो बस्टिंग पे रहेगा, और जीरो बस्टिंग से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, उनके ऊपर बेस्ड रहेगा आपकी डे 3 का आंसर राइटिंग, ठीक है। डे 4 की बात करें, डे 4 देखो जीएस डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 पे आप जाओगे तो पहले दिन आपने देखा होगा कि जीएस 1 के क्वेश्चन है, दूसरे दिन आपने देखा होगा जीएस 2 के क्वेश्चन है, तीसरे दिन आपने देखा होगा जीएस 3 के क्वेश्चन है, चौथे दिन 4 के हैं, फिर इसी तरीके से जीएस 5 और जीएस 6। फिर हम क्या करेंगे, इसी जीएस 1, 2, 3, 4 की एक साइकिल क्रिएट करेंगे, ठीक है। जब डे 6 में जीएस 6 की आंसर राइटिंग हो जाएगी, फिर हम इसको डे 1 से जीएस 1 स्टार्ट करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और ये साइकिल आपकी आने वाले पूरे महीने चलती रहेगी, ठीक है, ताकि आप 6 विषयों पे काम अच्छी तरीके से कर पाए। ओके भाई, ठीक है ना। अब देखो डे 4 में देखोगे जो पहला टॉपिक है ये एथिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। हर साल यहां से 1-2 क्वेश्चंस मिनिमम बन के आएंगे, क्योंकि और एथिक्स के साथ एक अच्छी बात है कि सब टॉपिक्स बहुत लंबे नहीं है, तो क्वेश्चंस हर जगह से बन के आते हैं, ठीक है। और यूपीपीसीएस में 1 से 2 केस स्टडी हर साल आपके पेपर में आती है, ठीक है। यार यूपीएससी में लगभग 40 to 50% का जो कंट्रीब्यूशन है वो केस स्टडी का है, यूपीपीसीएस में इतनी लंबी कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट है, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन केस स्टडी बेस आते ही है, और इसके साथ भी एक अच्छी बात क्या है कि मैक्सिमम केस स्टडी यूपीएससी की पीआई की होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम चलो भाई एक केस स्टडी पे भी काम कर लेते हैं। तो इस मंथ हम आपको एक केस स्टडी पे भी काम करा देंगे। तो वो केस स्टडी सॉल्व करने का ऐसा नहीं कि आप जितना, तो वो केस स्टडी आप जितना सॉल्व करोगे आपकी अप्रोच उतनी ही अच्छी बनेगी, ठीक है ना। हम तो इसमें यही कहेंगे कि आप पीवाईक्यूज के केस स्टडी को सॉल्व करने की कोशिश करें, हम अपने आने वाले आंसर राइटिंग्स में हम केस स्टडी को सॉल्व करा देंगे, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। तो एक केस स्टडी आपको मिलेगी, अब यहाँ पे केस स्टडी नहीं बताएगी कि कौन सी केस स्टडी मिलेगी, ठीक है, तो फिर पेपर का मतलब ही समाप्त हो जाएगा। तो केस स्टडी है एक, आपको पता है उस दिन एक केस स्टडी आपके पास आने वाली है, और जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आने वाला है वो टॉपिक आपको क्लियर लिख दिया गया है कि ह्यूमन वैल्यूज, जो मानवीय मूल्य है, उनके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। जो समाज सुधारक है, जानना उनके क्या लेसन हैं, क्या उनकी शिक्षाएं हैं, क्या उनकी बेसिकली जो जीवन और उनकी जो शिक्षाएं रही हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ये डायरेक्टली थीम ही है आपके मेंस की सिलेबस में, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन और शिक्षाओं से संबंधित जो सबक है उनसे रिलेटेड उनका या तो कोई स्टेटमेंट, ठीक है, या उनका कोई विचार दे दिया जाएगा, ठीक है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्यों देखोगे तो ऐसे महात्मा गांधी जी के बारे में, टैगोर जी के बारे में, विवेकानंद जी के बारे में, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट आते रहे, और हम लोग क्या करेंगे, उन चीजों पे अच्छा काम कर लेंगे। यहां पे मेरा सिंपल सा उद्देश्य कि भाई आप हमने दे दिया तो एटलीस्ट आप कम से कम 3-4 विचारक तो पढ़ोगे जाके कि भाई क्या पता यहां से जाए, क्या पता यहां से जाए, क्या पता यहां से जाए, तो एटलीस्ट आपके पास 3-4 विचारकों के अच्छे नोट्स आ गए, ठीक है, ये काम आपसे हो जाएगा। फिर हम जो क्वेश्चन देंगे, मान लो आपने जो पढ़ा वहां से क्वेश्चन नहीं आया, तो हम तो अपने क्वेश्चन का आपको मॉडल आंसर देंगे ही देंगे, तो आपके पास से अगला एक अच्छा प्यारा सा नोट्स आ गया, ठीक है, ध्यान देना। फिर बारी आई थी आपकी जीएस 5 की। जीएस 5 में यूपी गवर्नमेंट इस वक्त ई गवर्नेंस के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स अच्छा काम कर रही हैं, यूपी गवर्नमेंट भी उसमें एक अच्छा काम करने में शामिल है। तो ई गवर्नेंस की क्या बढ़ोतरी हुई, क्योंकि ई गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी को क्रिएट करता है, और हमारे लिए क्या है, हम अगर गुड गवर्नेंस की बात करें तो भाई मिनिमम गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है,
शासन क्या हो, कम से कम हो। ई गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी को लाके क्या करता है, बेसिकली गुड गवर्नेंस को प्रदान करने में सबसे अच्छी भूमिका निर्वहन करता है। तो ई गवर्नेंस के ऊपर एक टॉपिक है। सेकंड क्या है, उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर की मुद्दा चली। स्कूल मर्जर पे काफी लंबा विवाद हुआ। देखो ये भी हमने क्या किया, यहां से करंट अफेयर उठा लिया। देखो ठीक है, तो यूपी में स्कूल मर्जर की क्या करी, मुद्दे चला थे। आप सबको पता है स्टेट गवर्नमेंट इसके भाई स्कूल मर्जर चला था, तो गवर्नमेंट की कुछ तो बातें होंगी भाई जो पॉजिटिव होंगी, सकारात्मक होंगी। ठीक है, स्कूल मर्जर से रिलेटेड कि भाई इन चीजों को का जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे कहीं पे बच्चे नहीं है तो कहीं पे टीचर नहीं है, तो एटलीस्ट ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इसके बाद इससे संबंधित मुद्दे यानी इश्यूज क्या है, स्कूल मर्जर के क्या निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो उसके बाद से इसके अपोज में जितनी बातें बोली गई हैं, ठीक है, तो उनमें जो सॉलिड बातें हो, पॉलिटिकली बातें नहीं भाई कि पीडीएफ स्टार्ट किया गया ऐसा कुछ नहीं। हमको अपने आंसर में जातगत या धार्मिक भावनाएं आपकी जो हो भाई अपने पॉकेट में रखो और एकदम सॉलिड, ठीक है, एक अच्छा इंसान बनते हुए, ठीक है, आपको पेपर लिखना है। क्लियर बात बताओ, आंसर में कहीं भी और कभी भी अगर इस बात की झलक दिख गई तो समझो कि आपने अपना पेपर बर्बाद कर लिया। ठीक है ना, जरा तो ये चीज ध्यान रखना। ये भी देखिए आपने हमने करंट अफेयर उठा लिया। सॉरी, उत्तर प्रदेश में युवा क्षमता कल्याण और उनका योगदान। ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश में युवा क्षमता, ठीक है, कल्याण और उनका योगदान। ठीक है, युवा का योगदान। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है। ठीक है, इस पे जाके अब देखो यूपी गवर्नमेंट जो यूथ के वेलफेयर से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम्स लेके आई है। जैसे उत्तर प्रदेश युवा कल्याण योजना है। ठीक है, बेसिकली युवा कल्याण योजना किस चीज के लिए है कि यूपी गवर्नमेंट क्या करिए कि भाई आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बन जाओ, स्वरोजगार पे ध्यान दो। क्योंकि आप जब स्वरोजगार पे ध्यान दोगे तो आप जॉब मांगने वाले नहीं, आप जॉब देने वाले बन जाओगे। इसका इंपैक्ट क्या होगा कि यूपी का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो बहुत भयानक तरीके से गिरेगा। यूपी की जो आर्थिक समृद्धि है, जो जीडीपी है, वो बहुत तीव्र गति से बढ़ेगी। यूपी का टारगेट क्या है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तैयार करना खुद को। इसके तहत क्या है, यूपी 1 TD की क्या हो जाएगी, इकोनॉमी बन जाएगी। बट यूपी की दिक्कत क्या है, यूपी में जैसे भाई भारत की दिक्कत क्या है कि भारत में सीमांत और लघु कृषकों की संख्या का अत्यधिक होना। लगभग 87% किसान क्या है, सीमांत और लघु कृषक है। 87 क्या, 90 के करीब में। सीमांत और लघु कृषकों के साथ क्या होते हैं भाई, इनके पास सिक्योरिटी नहीं होती है कि जिसको ये बैंक में दे और बैंक उसके एवज में इनको क्या करे कि लोन्स दे। तो जब इनके पास सिक्योरिटी नहीं होती है तो इनका मिसयूज होना तय होता है, इनका मिसयूज होना एकदम तय होता है। तो ऐसे में जब वेलफेयर गवर्नमेंट होती है तो वेलफेयर गवर्नमेंट का काम क्या होता है, वेलफेयर गवर्नमेंट का काम है कि हम अपनी तरफ से उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे, विदाउट सिक्योरिटी हम उनको लोन प्रोवाइड करें ताकि वो ऐसे लोग भी क्या कर सके, ऐसे लोग भी जो वंचित तबके के हैं, जो गरीब हैं, ये भी क्या कर सकते हैं, अपना विदाउट सिक्योरिटी लोन प्राप्त कर सकें। गवर्नमेंट ऐसे एजुकेशन में, एमएसएमई सेक्टर में, एमएस में बहुत ज्यादा, माइक्रो और स्मॉल में बहुत ज्यादा ऐसा काम करती है। ठीक है, स्टार्टअप्स में बहुत अच्छा काम ऐसा करती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ध्यान देना। तो हमको क्या कि होता तो इससे करंट अफेयर रिलेटेड आ जाए या कुछ ट्रेडिशनल जो मुद्दे हैं युवाओं से रिलेटेड उनके ऊपर क्वेश्चंस बन के यहाँ पे आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो डे 6 का हमारा टॉपिक है वो है कृषि उत्पादकता, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है और उससे संबंधित जो इश्यूज है। ठीक है, ठीक है ना, कृषि उत्पादकता। अच्छा देखो, कृषि उत्पादकता से संबंधित पॉजिटिव इश्यूज तो होंगे नहीं कि भाई बहुत ज्यादा कृषि उत्पादकता हो गई है, इसको कैसे कम किया जाए। तो सिंपल सी बात है, कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले जो मुद्दे हैं भाई, जिसकी वजह से हमको क्या है, हमको प्रोडक्टिविटी, आप जैसे ध्यान दो, यूपी गेहूं के उत्पादन में भले ही आ गया लेकिन यूपी से लगभग 3 गुनी, अगर मैं सही हूं तो प्रोडक्टिविटी गेहूं के उत्पादन का जापान का है। ठीक है, तो अब समझो हम यानी हम जितने लैंड में जितनी प्रोडक्टिविटी पा रहे हैं उसका 3 टाइम, मिनिमम 2 टाइम पा सकते हैं भाई। बाकी लोग तो पा ही रहे हैं ना, तो हम तो और पा सकते हैं। और अगर हम किसानों की आय को दोगुना करना सोच रहे हैं, तो अगर हम प्रोडक्टिविटी पे ही काम कर रहे हैं तो एक तो क्या है, किसानों की आय तुरंत दुगनी हो जाएगी। बाकी गवर्नमेंट सब्सिडीज और जो सहायताएं हैं उससे तो 3 गुनी 4 गुनी हो जाएंगे। ठीक है, तो कृषि उत्पादकता और उससे संबंधित मुद्दे क्या है कि भाई ऐसा ना हो कि आप देखो कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमने क्या किया कि हमने हरित क्रांति लेके आए। फिर हरित क्रांति 2.0 में देखो हमने कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। हरित क्रांति 2.0 का उद्देश्य क्या है, सस्टेनेबल तरीके से हमको प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। बट पहली बार क्या था, पहली बार सस्टेनेबिलिटी टर्म्स ही नहीं था, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी की बातें बहुत आगे हमने जाके की हैं। उस दशक में सस्टेनेबिलिटी की बात, 70 के दशक में सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं हो रही थी।
तो जब हमने हरित क्रांति लेके आए, स्वामीनाथन जी ने जब ये कॉन्सेप्ट रखा, तो सिंपल सी बात क्या थी, हमारा यही उद्देश्य था कि हमको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि हम लोग उस समय बहुत ज्यादा आयातित खाद्यान्न पे, फूड्स पे डिपेंडेंट है। अब ऐसे केस में क्या होगा, अब ऐसे केस में यही होता कि भाई भारत में भुखमरी की समस्या बहुत ज्यादा, ठीक है, रहती, जो न्यूट्रिशंस की दिक्कत है वो बहुत ज्यादा रहती। बट हमने जब अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, हमने जब अपने फूड्स की व्यवस्था खुद ही कर लिया, तो देखो कि बहुत सारी दिक्कतें भारत की जो फूड रिलेटेड दिक्कतें थी वो दूर हो गई। लेकिन अब आपकी हरित रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन आपकी आपके लिए फिर से एक स्वतः दिक्कत बन गई। जिन जिन एरियाज में ग्रीन रिवॉल्यूशन सफल रहा, उन एरियाज का एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी वर्तमान में कम हो गया है, क्योंकि केमिकल जो उर्वरक थे, ठीक है, उनका जो रासायनिक उर्वरक थे, फर्टिलाइजर्स थे, उनका यूज बहुत ज्यादा हो गया। उनका यूज बहुत ज्यादा होने के कारण क्या हुआ कि बेसिकली जमीन की जो, यानी जो लैंड की जो गुणवत्ता थी, जो सॉइल की गुणवत्ता थी, जो वो बहुत डिक्रीज हो गई। वो डिक्रीज होने का परिणाम ये रहा कि अब उस उत्पादकता को, उस प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए इनको ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा रासायनिक का यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपकी जो कृषि उत्पादकता का मुद्दा है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे बहुत पॉजिटिव टर्म्स जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, उनको आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, वो तो अब इन डिटेल मैं कहूंगा एग्रीकल्चर का ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, अब इन 6 टॉपिक्स पे देखिए, अब इसके आगे भी आप देखोगे टॉपिक्स, जनसंख्या और उससे संबंधित मुद्दे। यूपी गवर्नमेंट ने अभी आई थिंक 2 साल पहले ही, ठीक है, इससे रिलेटेड एक प्रावधान किया। तो जनसंख्या और हालांकि अब ये यूपी स्पेशल जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है, तो जनसंख्या और जनसंख्या से संबंधित मुद्दे क्या है, ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक भारत की कई सारी समस्याओं के का कारण है। तो एक तो आपकी पॉइंट्स लिखने में भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, दूसरे डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आप डील कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा मृदा और मृदा क्षरण से संबंधित मुद्दे, ठीक है, ये भी आपका टॉपिक कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। ठीक है, ज्यादा इसके बाद देखो नेक्स्ट, मतलब आप इन टॉपिक्स को एक बार देख जरूर लेना, इन टॉपिक्स को देखना। हम उन्हीं टॉपिक्स को शामिल किए हैं, आपको समझ आ जाएगा कि जिनकी भूमिका आपके पेपर में बहुत ज्यादा है। अब ऐसा कुर्रम कुर्ती पे बिल्कुल नहीं गए, जिससे आपको ये लगे कि मतलब ठीक है कुछ ऐसा मिल गया और कुछ भी लिख के दे दिया काम हो गया, या ये लोग कुछ भी लिख के मॉडल आंसर देंगे इनका काम हो गया। ठीक है, क्योंकि देखो मेरा उद्देश्य, हमारा उद्देश्य, हमको डेली आंसर राइटिंग बैच में आपको ईमानदारी से बताऊं, मेरा हमको 1 रुपए भी नहीं बचते हैं, बल्कि हमको चीजें लगानी ही पड़ जाती है अपने पास से। रीजन क्या है, आपकी कॉपियां हमको एक अच्छे टीचर से चेक करानी पड़ती है, तो सिंपल सी बात है कि उसकी कॉस्ट आ जाती है। फिर बहुत सारी चीजें, टाइपिंग, कंटेंट तैयार करना, तो हर एक लेवल पे जाके चीजें आप कह सकते हैं कि खर्ची होती है। यहाँ का मेरा सिंपल सा बस यही उद्देश्य होता है कि मेरे वो भाई जो 20 क्वेश्चन एक वीक में लिखने से डर जाए, ठीक है, वो एटलीस्ट 2-2 क्वेश्चन से स्टार्ट लें। क्योंकि यूपीपीसी मेरे भाई, आप मेंस के पैटर्न पे, मेंस की वजह से ही आपको आप एसडीएम या डीएसपी बनोगे, और मेंस तभी होगा जब आप लिखोगे, और लिखना आप तभी स्टार्ट करोगे जब डर खत्म होगा, और आपका डर यही खत्म होगा। ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स खत्म होगा। आप अपने ग्रुप में जब बच्चों को देखते हो, उनकी कॉपीज को देखोगे, आप उनसे अपनी कॉपी का तुलना करना स्टार्ट करते हो, उनकी कॉपी से सीखना स्टार्ट करते हो। एक हैवी कंपटीशन, आपको जब लगेगा कि आपके साथ कोई एक दोस्त पढ़ता है, तो आप अच्छी तैयारी करना स्टार्ट करते हो। आपके ग्रुप में 100 लोग, 150 लोग रहे हैं, ठीक है, और आप उनके साथ कंपटीशन करो, वो लिखे तो आप और उनसे देख के भी आप अपनी आंसर राइटिंग को और भी इंप्रूव कर सकते हो। तो आप लिखना बंद नहीं करते हो। एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, आप इस बैच को केवल ज्वाइन मत करना, ज्वाइन करने के बाद से लिखना भी है, ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रखनी है। और अगर आप इस बैच से इनरोल होना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा 7800043424। मैं यही कहूंगा कि एटलीस्ट 1 मंथ इस बैच को ज्वाइन करके आप इसका अनुभव अपने पास रख लीजिए। ठीक है, आपको लगे कि बेस्ट बैच है तो आप इसको रिज्वाइन कर लेना। ठीक है, और आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूं, ठीक है, कि आपको खुद भी लगेगा कि काश ये काम मैंने पहले 4-5 महीने 6 महीने कंटिन्यू कर लिया था, तो बहुत सारी दिक्कतें मेरी समाप्त हो चुकी होती। एक सॉलिड नोट्स हमारे पास रहते हैं, एक सॉलिड मॉडल आंसर्स हमारे पास रहते हैं, 250-300 मॉडल आंसर्स में अपनी चेक करा के जमा कर चुका होता। और फिर एक बार जब प्रीलिम्स आपका निकलेगा ना, तो आपको ये लगता है कि भाई इस बार प्रीलिम्स निकला और इसी बार वो अंतिम खेल है। ठीक है, इसी बार रिजल्ट लेके बाहर भी लेना है। हमेशा देखो जीतेगा वही जो पिछली हार से
ठीक है, पिछली हार पे काम करते हुए क्या करे कि भाई सुधार कर ले। गौतम गंभीर को 2027 का वर्ल्ड कप जीतना है, उन्हें इस बात का नहीं मतलब है कि हम रोको को निकाल रहे हैं या किसको निकाल रहे हैं या हम किसको शामिल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा पॉलिटिकली मुद्दा हर जगह चलता है। मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जिसको 2027 में जीतना है वो आज से सोचना स्टार्ट कर रहा है कि हमको किसको रखना है किसको नहीं रखना है। वो आज से फिटनेस देख रहा है कि भाई ये 27 में फिट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर इनको खेलना है तो इनको डोमेस्टिक मैचेस खेलने पड़ेंगे और हमारा तो पेपर 6 ही महीने बाद है। तो क्या हम अपने पे विचार नहीं कर सकते हैं कि भाई 6 महीने बाद जब हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो हमारा मेंस के लिए क्या होगा? क्या हम मेंस फाइनल से बाहर होने के लिए तैयारी कर रहे हैं? भाई हम केवल मेंस लिखने की ये उपलब्धि है। ऐसी उपलब्धि यूपी में लाखों लोग के पास है, एक दो लोग के पास नहीं है। मिनिमम 1 लाख लोग होंगे जो ये उपलब्धि हासिल किए, क्योंकि हर साल 10,000, 5,000, 6,000, 15,000 लोग निकालते हैं प्रीलिम्स। ठीक है, तो ये उपलब्धि लाखों के पास है, एक दो लोग के पास है ही नहीं। ठीक है ना, 4 साल 5 साल कोई तैयारी कर लेता, 6 साल उसके पास ये उपलब्धि आ जाती है। ठीक है, लेकिन कई के पास ऐसा है कि पहली बार ही मेंस हुआ, मेंस का पहला अटेम्प्ट था और रिजल्ट आ गया। ये उपलब्धि बहुत कम के पास है। प्रयास करो इस उपलब्धि में शामिल होने के लिए। ठीक है ना, कोई डाउट है तो आप सब जरूर बता देना। ये जो पीडीएफ है एक आप जो मैसेज करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, प्लस हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, ठीक है, आप पीछे अभ्यास ये देखो सर्च करोगे यहाँ पे टेलीग्राम, ये देखो, ठीक है, ये आप सर्च करोगे स्क्रीन पे टेलीग्राम पे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ भी जाना, वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हम लोग बहुत सारे अपडेशन भी वहीं पे देते हैं तो वो भी आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में एक बार टॉपिक्स के ऊपर कमेंट जरूर करना कि टॉपिक्स कैसे लगे। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट प्लान में। ठीक है, नेक्स्ट प्लान मेंस के लिए हम लोग और तगड़ी काम करने वाले हैं। इस बार प्रीलिम्स और मेंस पे और जम के काम करेंगे। ठीक है, ताकि एक जो मेरा उद्देश्य है कि 25 जिसका हो रहा है, ठीक है, उसको रिजल्ट दिलाना, 26 के लिए आपको अभी से तैयार करना मेरा सीधा साधारण उद्देश्य है। देखो, हम अगर किसी बैचेस पे काम भी करते हैं तो हम एक नाम मात्र की फीस में बस एक पारिश्रमिक की भूमिका से, ठीक है भाई, कि ये अपना भी काम है। ठीक है, उस उद्देश्य से बस वो काम करते हैं। मेरा पूरा काम रहेगा कि जो आपकी तैयारी और रिजल्ट के बीच का जो गैप है, जो वो फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको जितनी अच्छी तरीके से भर पाया जाए उतनी अच्छी तरीके से उसको भरा जाए। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। धन्यवाद।